तो वेलकम बैक टू माय वीडियो ब्रह्मास्त्र, इंडिया की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी जिसका वेट मैं 2016 से कर रहा हूँ। और जब मैंने इसका मोशन पोस्टर पहली बार देखा ना भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो बैकग्राउंड स्कोर है उसके साथ जो संस्कृत के श्लोक बजे रहे थे, उस चीज ने जो मेरे पूरे बदन में जो बिजली उत्पन्न की है भाई, मजे आ गए। और इतने लंबे इंतजार के बाद फाइनली एक रिलीज डेट मिली भाई। मैंने बोला भी कुछ डिले विले मत करना, मेरे को इस तारीख पे मूवी देखना है बस। और मूवी देखते वक्त मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो गया। मतलब वो होता है ना कि बस ये फाइनली रिलीज हो गई। और मूवी देख के मैं निराश तो नहीं हुआ। हाँ, बीच बीच में मुझे आलिया भट्ट की डायलॉग डिलीवरिंग देख के किसी के सीने के अंदर कुल्हाड़ी घुसाने का मन हो रहा था, बट इतना तो संभाल ही लिया मैंने अपने आप को। और जब से ये मूवी हॉटस्टार पे रिलीज हुई है, मैंने इसको देख देख के इतनी बार देखा। और मैंने कुछ चीजें नोटिस की है जो आप लोगों ने नहीं की होगी, एंड सम ग्रेट थिंग जो इस मूवी को एक अचीवमेंट बनाते हैं इंडियन सिनेमा के इतिहास में। क्योंकि यार सब लोग मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कोई बोल रहा है इसका डायलॉग डिलीवरी इतना अच्छा नहीं, कोई बोल रहा है कि लव स्टोरी बिल्कुल ही घटिया, जिससे मैं एग्री करता हूँ। बट हम कभी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश नहीं करते कि इस कहानी से उसे दर्शकों को क्या दिखाने की कोशिश की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्या था ब्रह्मास्त्र में जो मेरे को भा गया। इट विल बी सम काइंड ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। तो पहला पॉइंट है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र। इस मूवी का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक है और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होल्ड करता है फ्यूचर के लिए। ये मूवी हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो अस्त्रों का कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पिरेशन लेके अपने खुद का एक सुपर हीरो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करती है। और जिस तरह से इस मूवी में जो अस्त्रों का कॉन्सेप्ट दिखाया गया उसको मैं एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगा, बट गलत भी नहीं बोलूंगा। क्योंकि जो ओरिजिनल अस्त्र है जो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, उनका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्म है नहीं। जैसे हम पुरानी महाभारत और रामायण में देखते हैं कि हर एक अस्त्र एक तीर के फॉर्म में, बट ओरिजिनल अस्त्र का कोई स्पेसिफिक फॉर्म या शेप है ही नहीं। अस्त्रधारी उस अस्त्र को जिस चीज में जाए उस चीज में इन्वोक कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। और इस चीज का एग्जाम्पल दूं तो एक बार अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिला अस्त्र को एक घास के टिंके में इन्वोक किया था, जो ब्रह्मास्त्र से भी पावरफुल अस्त्र है। तो जो एक एडवांटेज है ना हर अस्त्र का कि बिल्ड करने वाला उसको जिस चीज में चाहे उसमें उतार सकता है और जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। अयान मुखर्जी यहाँ पर खेल गए। उन्होंने इस आइडिया का यूज करके अपना खुद का एक माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया। अयान मुखर्जी ने अस्त्रों को एक डिवाइसेस की तरह दिखाया है। मतलब जो भी इन अस्त्रों को पोजेस करेगा उसके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वानर अस्त्र, जिसको पहनने के बाद तुम्हें एक वानर की तरह सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस मिल जाते हैं। मतलब अयान मुखर्जी हमारे इतिहास से इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का एक इंडियन हिस्ट्री का वर्जन क्रिएट करते हैं। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यार अयान मुखर्जी ने किसी भी तरीके से हमारे इंडियन देवी देवताओं को इंसल्ट करने की कोशिश नहीं की। एक तरह से पूरा उनको सम्मान दिया है, फ्रिक्शनलाइज माइथोलॉजी होने के बाद भी। हॉलीवुड भी ऐसी चीजें करता है। तुम थॉर का एग्जांपल ले लो, जो एक नॉर्स माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, बट मार्वल ने क्या परफेक्टली यूटिलाइज किया उसको अपनी मूवी में। तो हॉलीवुड कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और अयान मुखर्जी तो पूरा सम्मान के साथ दिखा रहे हमारे कल्चर को। और इस अस्त्रवर्ष की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है कि ये पूरी तरह फिक्शनलाइज होने के बाद भी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे हमारी पुरानी कथाओं में मेंशन है कि किसी भी अस्त्र को पाने के लिए अस्त्रधारी को घोर तपस्या करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर देवता की, जिससे उसको अस्त्र चाहिए। और ऐसा ही कुछ सिनेरियो हम ब्रह्मास्त्र मूवी में भी देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ महाज्ञानी ऋषि मुनि हिमालयों के पर्वतों पे घोर तपस्या कर रहे हैं और उसी तपस्या से उनको मिलता है एक वरदान, और उसी वरदान से जन्म होता है अस्त्रों का। और फिर उन्हीं अस्त्रों को ऋषि मुनि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ गए, हिस्ट्री डिफरेंट है बट जो कहानी की जो मूल भावना है वो सेम है। देखो यार, मैं अयान मुखर्जी का कोई फैन नहीं हूँ, बट एक मूवी लवर होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अयान मुखर्जी डिजर्व सम एप्रिसिएशन। मतलब भारत जैसे देश में जहाँ पर लोगों का धर्म ही सब कुछ होता है, वहाँ पर इंडिया की एंशिएंट पौराणिक कथाओं से इंस्पायर्ड होकर इतना ग्रैंड लेवल पे कुछ क्रिएट कर देना, वो भी किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए बिना, भाई सच्ची में कमाल की बात है। पॉइंट नंबर 2, द अयान मुखर्जी विजन। देखो कभी कभी होता ही है कि डायरेक्टर सोच तो लेता है कि उसको फैंटेसी एडवेंचर टाइप मूवी बनानी है, बट जब उसके पास विजन नहीं होता कि वो मूवी में क्या दिखाना चाहता है। विजन का मतलब कि डायरेक्टर के दिमाग में जो इमेजिनेशन चल रहा है उस कहानी को लेके, मतलब वो स्क्रीन पे क्या दिखाएगा वो होता है एक विजन। जैसे हर अस्त्र स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, उसका पावर लेवल कितना होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी सीजीआई मॉडलिंग कैसे होगी, वो सब एक डायरेक्टर का विजन तय करता है। और जब एक डायरेक्टर के पास विजन नहीं होता तो हाल कुछ आदि पुरुष जैसा हो जाता है। आदि पुरुष के पास सब कुछ था, 500 करोड़ का बजट, लीड में प्रभास, बट विजन नहीं था डायरेक्टर के पास। इसलिए मूवी का बजट 500 करोड़ होने के बाद भी उसका वीएफएक्स उस 500 करोड़ के बजट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि स्क्रीन पे दिखाना क्या है। बट ब्रह्मास्त्र के केस में ऐसा नहीं है। अयान मुखर्जी का विजन एकदम क्लियर था कि वो इस अस्त्रवर्ष में क्या दिखाना चाहते हैं। बंदे ने सालों दे दिए इस मूवी के कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी बोर्ड्स को डेवलप करने के लिए। स्टोरी बोर्ड्स और कॉन्सेप्ट आर्ट का मतलब मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले इन कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी बोर्ड्स को प्री प्रोडक्शन में तैयार किया जाता है ताकि शूटिंग करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल नंदी अस्त्र, जो भी इस अस्त्र को पोजेस करेगा उसके अंदर पावर ऑफ 1000 पुल्स आ जाएगी। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, अ मैन विद द पावर ऑफ 1000 पुल्स। और ये कॉन्सेप्ट अभी डायरेक्टर के दिमाग में घूम रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट ना स्क्रीन पे उतारने से पहले एक आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। जैसे कि अग्नि अस्त्र का पावर लेवल कितना होगा, उसकी पावर हम स्क्रीन पे कैसे दिखाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट आर्ट अयान मुखर्जी पहले से तैयार करके रखते हैं। और स्टोरी बोर्ड्स का मतलब होता है कि एक सीन कैसा दिखेगा स्क्रीन पे। मतलब स्क्रीन पे जितने भी घूसबम्प देने वाले सीन और सिनेमैटिक शॉट्स देखते हैं उनको पहले
पेपर पे उतारा जाता है। जैसे कि RRR से तुम NTR का जो टाइगर चेस वाला सीक्वेंस तो उसका स्टोरी बोर्ड तुम देख सकते हो। पूरा सीन पहले पेपर पे उतारा जाता है कि कैसा दिखेगा ये स्क्रीन पे। इन स्टोरी बोर्ड का पर्पस ये होता है कि सबके माइंड में क्लियर रहे कि हम क्या शूट कर रहे हैं और हमको एंड रिजल्ट में क्या चाहिए। और ये जो ये कॉन्सेप्ट आर्ट और स्टोरी बोर्ड वाला टेक्निक है ना, इसको बहुत सारे विजनरी डायरेक्टर यूज करते हैं, जैसे कि जैक स्नाइडर, SS राजामौली, एस शंकर और अवतार के डायरेक्टर जेम्स कैमरन भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। तभी इन डायरेक्टर्स की मूवी हमको बड़े पर्दे पे इतनी सही लगती है। इसलिए अयान मुखर्जी को इतने साल लग गए ब्रह्मास्त्र बनाने को, क्योंकि अयान मुखर्जी जानते थे कि वो क्या बना रहे हैं और उनको कितना टाइम देना पड़ेगा प्री प्रोडक्शन में। और जो इतने साल का मेहनत है वो हम स्क्रीन पे साफ साफ देख पाते हैं। देखो CGI फिल्म मेकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। अगर जो स्टोरी जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है वो बहुत ही CGI डिमांडिंग है तो तुम्हारा विजन स्टोरी को लेके एकदम क्लियर होना चाहिए। तभी CGI काम का कि जब हमें पता हो कि हम स्क्रीन पे क्या दिखाने वाले। आदिपुरुष के साथ ये गड़बड़ हो गई कि उनको पता ही नहीं था कि भाई CGI के थ्रू लोगों को दिखाए क्या, इसलिए तो पूरा टीजर हॉलीवुड की सस्ती कॉपी लग रहा था। देखो मैं आदिपुरुष का कंपैरिजन ब्रह्मास्त्र से इसलिए कर रहा हूँ कि हम समझ पाए कि ब्रह्मास्त्र बनाने में कितना हार्ड वर्क लगा है, और वो भी बॉलीवुड में। इमेजिन कर सकते हो। और जैसा मैंने पहले पॉइंट में बोला था कि जो ब्रह्मास्त्र का कॉन्सेप्ट है बहुत सारी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होल्ड करता है, और जो अयान मुखर्जी का विजन है इस पूरी कहानी को लेकर वो बस 3 मूवी तक सीमित नहीं है। बंदा पूरा अस्त्र वर्ष का प्लान करके आया है। डूड इज नॉट हियर फॉर 1%, ही इज हियर फॉर एवरीथिंग। और अगर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को तुम ध्यान से देखो ना तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाती है फ्यूचर के लिए। जैसे कि हम सबको पता है कि ऋषि मुनि ने तपस्या करके इन अस्त्रों को हासिल किया था, पर इनको किस लिए अस्त्र हासिल करने थे और किससे लड़ने के लिए हासिल करने थे वो अभी तक हमको बताया नहीं गया। मतलब कौन है यार वो लोग जिससे ब्रह्मास्त्र इतने सालों से लड़ता आ रहा है। और जो ब्रह्मास्त्र का द विजन वाला वीडियो उसको तुम ध्यान से देखो तो एक कॉन्सेप्ट आर्ट में राक्षस जैसे बींग्स को नोटिस कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो कितना दूर का सोच के आया ये आदमी। इसलिए मैं इस अस्त्र वर्ष को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई बहाल बहुत है, बस जरूरत है हमको सपोर्ट करने की। इस मुद्दे पे हम अलग वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, द मेटाफोरिकल रेफरेंसेस ऑफ इंडियन गॉड्स। इस मूवी में शिव भगवान को एक तरह से ट्रिब्यूट दिया गया है। जैसे हमारी कहानी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम ही शिवा है, और अगर इस मूवी के हर एक शॉट को तुम ध्यान से देखो ना तो जो शिवा का रुद्राक्ष है उसको जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश की है। और रुद्राक्ष का मतलब होता क्या, रुद्रा के आंसू, और रुद्रा है कौन, तो लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। फिर आता है हमारे शिव और पार्वती का रेफरेंस। जो शिवा और ईशा है उनको शिव और पार्वती से सिंबलाइज किया गया है, और ईशा का मतलब होता ही पार्वती है। फिर अगर हम केसरिया गाने का ये वाला सीन देखे ना तो यहाँ पर तुम शिवा के पीछे ना पार्वती की पिक्चर देख सकते हो और ईशा के पीछे शिव जी की तस्वीर देख सकते हो। मतलब समझ लो डायरेक्टर ने कितना ध्यान दिया डिटेलिंग पे। चाहते तो बैकग्राउंड में कुछ भी दिखा सकते थे, बट यही दिखाना सिंबलाइज करता है कि ये दोनों शिव और पार्वती है। मतलब असली वाले नहीं, इन मेटाफोरिकल वे। मतलब जितना काम सिंबलिज्म पे किया उसका एक आधा काम पे लव स्टोरी को अच्छे तरीके से दिखाने में कर लेते ना तो भाई ये मूवी क्या बनती ना। फिर आता नंदी को लेकर रेफरेंस। तुम्हें ये वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर अनीश शेट्टी अपना नंदी अस्त्र का यूज करके शिवा को बचाता है, और यहाँ पर तुम एक शिवलिंग और नंदी को भी नोटिस कर सकते हो। तो ये देख के ऐसा नहीं लगता कि नंदी अपने शिव की रक्षा कर रहा है। और जब अनीश रफ्तार को मुक्का मार के बहुत दूर फेंक देता है फिर कैमरा फोकस होता है अनीश के ऊपर, और अनीश के साथ साथ हम इस शॉट में नंदी की मूर्ति भी नोटिस कर सकते हैं। सो इट शोज दैट अनीश इज नंदी। और इस सीन में ऐसे बहुत सारे शॉट है जहाँ पर शिवा को शिवलिंग से सिंबलाइज किया गया और अनीश को नंदी से, और वो शिव और पार्वती की रक्षा कर रहे हैं। फिर दूसरा रेफरेंस आता है त्रिशूल को लेके। इस मूवी में त्रिशूल का इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है। जब इस मूवी का मोशन पोस्टर पहली बार आया था तो वहां पर भी शिवा के हाथ में त्रिशूल था, और जोर को भी वो त्रिशूल से ही मारता है, और ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में त्रिशूल की मदद से ही किया गया था। हम गुरु जी के हाथ में त्रिशूल का टैटू देख सकते हैं, देव के हाथ में त्रिशूल देख सकते हैं, और अगर हम देव का ओवरऑल लुक देखें तो लॉर्ड शिवा से बहुत ही सिमिलर। और जब जुनून देव से मदद मांगने जाती है उसको वो विभिन्न अस्त्रधारी और देवों के देव नाम बोल के मेंशन करती है, और देवों के देव है कौन, महादेव। मतलब असली के महादेव नहीं, उन्होंने महादेव को ऐसे मेटाफोरिकल रेफरेंस की तरह यूज किया है। और अगर मेटाफोरिकल रेफरेंस को तुमको एग्जांपल के साथ समझाओ तो अल्लूरी सीता रामा राजू फ्रॉम RRR। जब अल्लूरी सीता रामा राजू मूवी के क्लाइमैक्स में पूरे प्रभु श्री राम के अवतार में आते हैं तो वो थोड़ा ना असली का प्रभु श्री राम है, बट जिस तरीके से उसको साउंड ट्रैक दिया गया, जिस तरीके से उसका कॉस्ट्यूम है, हमको वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की याद दिलाता है। सेम गोस्ट टू देव, असली का महादेव नहीं है बट जिस तरीके से उसको लुक दिया गया वो हमको कहीं ना कहीं महादेव की याद दिलाता है। और लास्ट रेफरेंस आता है इस मूवी के क्लाइमैक्स से जहाँ पर शिवा ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपनी आग से 8 हाथ बनाता है। तो ये रेफरेंस था दुर्गा माँ को लेकर, बिकॉज दुर्गा माँ इज द ओनली गॉडेस इन हिंदुइज्म जिनके पास 8 एक्स्ट्रा हाथ है। मतलब यार डायरेक्टर ने कितना स्मार्ट वे में हमारे कल्चर को प्रेजेंट किया है। और मुझे तो उनके लिए बुरा लगता है जो अभी भी कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र हमारी कल्चर की इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करती है। और इतनी तारीफ करने के बाद भी हम इस मूवी की नेगेटिव साइड को ना इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो साला अभी भी सोच रहा कि कौन सा बाल फूंक के इसके डायलॉग्स लिखे गए थे, इतने घटिया। पर मुझे अयान मुखर्जी के विजन पे अभी भी भरोसा है कि ये बंदा इंडियन सुपर हीरो फैंस को वो दे सकता है जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे, इंडिया का खुद का एक सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा है। मतलब यार हम कब तक मार्वल और DC को फॉलो करते रहेंगे, अपने इंडिया का भी तो कुछ आना चाहिए ना। इसलिए मैं इसको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो ये अस्त्र वर्ष से फ्यूचर के लिए बहुत सारी पोटेंशियल होल्ड करता है। जैसे वानर अस्त्र पे खुद का एक सीरीज बन सकता है, नंदी अस्त्र का खुद का एक मूवी बन सकता है, ब्रह्मास्त्र का जो इतने सालों का हिस्ट्री है उसके ऊपर एक सीरीज बन सकता है। पोटेंशियल अनलिमिटेड है
है मेरे भाई। ऑल वी हैव टू डू इज सपोर्ट मच एज वी कैन। मेरा तो बस इतना ही कहना है यार कि बॉयकॉट करो मूवी को, बट अच्छे कंटेंट को सपोर्ट भी करो। तो बस यार आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। मैं भी जा रहा हूँ यार, मुझे दूसरे वीडियो की तैयारी करनी है। बाय।